शादी से पहले मेरे शोहर की आशिकी मशूक़ी के किस्से बहुत मशहूर थे। वो जिस लड़की को भी देखते उस पर दिल हार बैठते। सलीम सारे ख़ानदान में दिल फेंक मशहूर थे। मोहल्ले या कॉलेज में कोई ऐसी लड़की ना थी जिससे उन्होंने इश्क ना किया हो। एक से दिल भर जाता तो दूसरी लड़की से दिल लगा लेते। जब मेरी माँ ने सलीम के साथ मेरी शादी के लिए हाँ की तो मेरे भाइयों ने इस रिश्ते की बहुत मुखालफत की कि वो मेरी शादी किसी भी सूरत सलीम के साथ नहीं करना चाहते थे। अम्मी को सलीम के बारे में सब बताया कि सलीम का किरदार ठीक नहीं है, उसका बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है, मगर अम्मी को तो अपना भांजे इस कदर प्यारा था कि सभी को झुठला कर उन्होंने मेरी शादी उनसे कर दी। बचपन में ही खाला ने सलीम के लिए अम्मी से मुझे मांग लिया था। गोया मैं सलीम की चैन की मांग थी। वो भला ये रिश्ता कैसे छोड़ सकती थी। सभी दादी और फिर भी कि हज़ार मुखालफत के बावजूद मैं खाला की बहू बन गई। शादी से कबल बहुत कुछ सलीम के बारे में सुन रखा था। तभी पहले दिन से उनसे वादा लिया कि अब अगर आपने किसी से दिल लगी का खेल रचाया और मुझे खबर हो गई तो मैं एक दिन भी इस घर में ना रहूंगी और हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। उन्होंने भी वादा किया। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूंगा। तुम ही मेरे घर की मालकन और दिल की रानी रहोगी। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे बाद किसी की चाह है और ना की है। अब मैं ऐसा ही होकर रहूंगा। मैंने यकीन कर लिया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। यकीन ना हो तो इंसान इस दुनिया में एक पल खुशी से सांस नहीं ले सकता। घर वालों की खुशियाँ अजीज थी। खामन को मिजाजी खुदा समझकर हर कदम उनके साथ तावन की ठान ली ताकि हम पुरसुकून जिंदगी बसर कर सके और आइंदा ज्यादा खुशहाल होकर मुआशरे में मुकाम बना सके। खालू जान की लेडीज शूज़ की दुकान थी। सलीम भी उनके साथ दुकान पर होते थे, मगर वो इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। जब दिल किया दुकान पर चले गए, वरना ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजारते थे। घर के सारे इखराजात खालू के जिम्मे थे, मगर कुछ ही अरसे बाद खालू बीमार हो गए तो घर बैठ गए। दुकान मेरे खामन को सौंप दी। सलीम पहले तो कुछ लापरवाही से ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर वालिद के यूं घर बैठने से उन पर दुगना वालिद के इलाज मुआवजे और देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की थी और बिजनेस को भी संभालना पड़ता था। सलीम अक्सर परेशान और घबराए हुए रहते थे। तब मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई कि फिक्र न करें, ये मुश्किल वक्त बीत जाएगा। बहरहाल मैं आपके साथ हूँ। जब खालू जान को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाना होता तो मैं अपने भाइयों में से किसी को बुलवा लिया करती थी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी दुकान को दे सके, ताकि कारोबार ठीक से चलता रहे। खालू जान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अल्लाह ताला को भी यही मंजूर था। खालू जान सेहत याब ना हो सके और इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए और तमाम जिम्मेदारियां तस्लीम को उठानी पड़ गई। वही अब कुंबे के कफील थे। शुरू में उनका दिल दुकान पर नहीं लगता था। रोज़ ज़बरदस्ती समझा बुझा कर वक्त पर उन्हें रवाना कर देती कि कारोबार से गफलत मसाइब को दावत देने का सबब न बन जाए। सलीम की फितरत ऐसी थी कि एक जगह जम कर बैठने का हौसला न था। वो थक जाते थे या फिर जहनी तौर पर डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन गम जिंदगी से ज्यादा उस वक्त गम रोजगार लाहक था। खालू जान की बीमारी पर बेतहाशा रुपया लगा दिया था। जिंदगी बेवफा तो दौलत उससे बढ़कर बेवफा होती है। एक बार जमाया कारोबार चौपट हो जाए तो फिर से जमाने में उम्र लग जाती है। ये नुक्ता सलीम ना समझ सके। रफ्ता रफ्ता दुकान बैठ गई और घर में रोजमर्रा के खर्चे के लाले पड़ गए। तब खालू जान के दरीना दोस्त से उधार लेकर मैं माल भरा और नए सिरे से कारोबार संभाला। मर्द में लाख अच्छाइयाँ हो, अगर वो दिल फेंक हो तो उसका कामयाब होना मुश्किल होता है। अब मैं दुकान पर तो उनकी निगरानी ना कर सकती थी, मगर कभी कभार करीबी रिश्तेदारों की जुबानी ये बात खालू को सुनने मिल जाती थी कि तुम्हारे बेटे में ये बड़ी खामी है कि वो औरतों से जल्द मनहूस हो जाते हैं। आजकल ग्राहक खवातीन को धड़ाधड़ उधार पर जूते दे रहे हैं। अल्लाह खैर करे, दुकान खाली ना हो जाए। इस तरह तो कारोबार नहीं चला करते और ये सब वो कुछ ऐसी देसी लड़कियों से दोस्ती बनाने के लिए करते हैं जो अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर सलीम जैसे दुकानदारों को लूटती रहती हैं। इन बातों के बारे में मुझे मालूम हुआ तो मैंने सलीम की खबर ली तो वह कहने लगे, तुम भी पागल हो, किन की बातों में आ गई हो? तुम्हें नहीं पता कि हमारे खानदान वाले हमारे कारोबार से जेलस होते हैं? बस इसीलिए तुम्हें और अम्मा को आकर बदगुमान करते हैं ताकि हमारे घर का सुकून खराब रहे, सिस्कियों से काम ना कर सकूं। और कारोबार भी कभी कभार ग्राहकों को उधार भी देना पड़ता है। बिना एतबार कैसे बिजनेस में कामयाबी नहीं मिला करती। तुम इनकी बातों को क्या समझो? आइंदा ऐसी बातों पर हरगिज कान मत धरना। साल भी ना गुजरा था कि दुकान बैठ गई, उसे बंद करना पड़ा। इन दिनों मैं परेशान बहुत थी। जब आदमी खसारा उठाता है वो परेशान तो होता ही है। सलीम की समझ में ना आता था कि अपने दुकान को कैसे संभाले। मैंने वालिदा और भाइयों से बात की कि आप लोग कुछ सरमाया का बंदोबस्त करें, वरना हमारे घर की गाड़ी चलने वाली नहीं, चूल्हा ठंडा ना हो जाए। मेरी बात पर वो कहने लगे, सलीम को कारोबार का ढंग आता नहीं, सरमाया दिया तो वो डूब जाएगा। बेहतर है ये कहीं नौकरी कर ले। अपनों की तरफ से ऐसा मायूस कुन जवाब सुनकर मैं मेके से नाकाम लौट आई। उन्हीं दिनों जब वो बेहद माली परेशानी में घर थे तो हमारे मोहल्ले में एक मालदार बेवा ने घर खरीद लिया। एक दिन वो हमसे मिलने आई तो अपना दुखड़ा सुनाते बैठने गई कि मरहूम शोहर काफ़ी रुपया छोड़कर गए थे। उनका सदर बाज़ार में लेडीज जूतों का बहुत बड़ा गोदाम था।
वो थोक का कारोबार करते थे और छोटे छोटे दुकानदार उनसे माल खरीदा करते थे। वफात के बाद उनका बिजनेस नहीं चला सकती थी। दोनों बच्चे भी कमसिन थे, लिहाजा गोदाम फरोख्त कर दिया और तमाम पैसा बैंक में जमा करा दिया। लेकिन रखा हुआ पैसा कम होते होते खर्च हो जाता है। कुछ दोस्तों का भी सहारा लिया था, उन्होंने मेरा सरमाया खा लिया और रफू चक्कर हो गए। अब कुछ रकम भी है, दयानतदार आदमी की तलाश में हूँ जो ये रुपया अपने कारोबार में लगाकर मकबूल मुनाफा देता रहे और मेरे घर का खर्चा चलता रहे। बच्चे तलीम मुकम्मल कर लें। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगा अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम तो इसी बाइस परेशान थे कि दुकान के लिए सरमायादार। मैंने सलीम से तज़किरा किया था, वो बोले पहले मुझे कारोबार का तजर्बा ना था, अब तजर्बा हो गया है, मगर सरमाया नहीं मिल रहा। इस बार अगर सरमाया मिल जाए तो इंशाल्लाह बिजनेस सेट करूँगा, वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम किसी तरह इस खातून को राज़ी कर लो, बात बन सकती है। सलीम की यकीन दहानी पर मैंने उज़मा बेगम से बात बढ़ाई और जल्द उनका एतमाद हासिल कर लिया। वो सलीम के बिजनेस में अपना सरमाया लगाने पर राज़ी हो गई कि मुआहिदा करते वक्त 2-3 मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाना होगा। ये कोई ऐसी दुश्वार शर्त न थी। सभी मोहल्ले वाले खालू के परिस्तार और जानने वाले थे। खाला के इस्तदा पर गवाह बन गए और मुआहदा तय पा गया। बेगम ने अपना सरमाया हमारे कारोबार में लगा दिया और तयशुदा मुनाफा मुआहदे की रूह से उनको मिलने लगा। अब के वाकई सलीम साहब का तजर्बे से काफ़ी संभल चुके थे, लिहाजा कारोबार चढ़ पड़ा। दुकान ने दोबारा माल भर गया और खूब मुनाफा होने लगा। ये सलीम का बिजनेस से इखलास था या बेवा के सरमाए की बरकत थी। बहरहाल मुनाफा सलीम और उज़मा बेगम में बराबरी में दयानतदारी से हम खुशहाल से तकसीम होने लगा। हम भी खुशहाल हो गए और बेवा खातून भी खुशहाल होने के साथ साथ पुरसुकून और मुतमिन हो गई। सलीम ने उज़मा बेगम को मुँह मुली बहन बना लिया था। मैं भी इस खातून की बेहद इज्जत करने लगी थी। घर आती तो खातर तवाज़ो करती जैसे कि वो मेरे मियाँ की सगी बहन हो। उज़मा जो कि शरीक के कारोबार थी, इसलिए उसका अक्सर हमारे घर आना जाना रहता था और वो सलीम से काफ़ी देर बातें करती थी। मैंने भी फराख दिली का सबूत दिया और कभी शक व शुबा दिल में जगह ना दी। उज़मा बेगम का मेरे शोहर के साथ बैठकर खाना पीना और बातचीत करना हमारे ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार ख़वातीन को बहुत खटकता था। वो एतराज़ करने लगी कि कारोबार अपनी जगह, मगर इस खातून का यूं सलीम से मिलना जुलना हमें ठीक नहीं लगता। मुझे कहती कि तुम्हें ज़रा परवाह नहीं है कि घंटों घंटों तुम्हारा शोहर और उज़मा ड्राइंग रूम में बातों में मशगूल रहते हैं और तुम झंकती तक नहीं हो। मैं इन्हें हंसकर कह देती मुझे उन पर पूरा एतमाद है। वो कारोबार से मुतल्लिक़ बातें करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उनका मसला मुश्तरका है। मुझे कारोबार बातों का क्या समझ, मैं क्यों उनके दरमियान बैठी रहूं और अपना वक्त ज़ाया करूं। मुझे घर के और भी तो काम करने होते हैं। गद मैं इस किस्म की बातों को संजीदगी से ना लेती थी। एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। उज़मा बेगम जब चाहती बातचीत कर लेती। सलीम भी अक्सर जब कोई लेन देन का मसला होता तो घर चले जाते थे, कभी वहाँ भी खाना खा लेते थे, लेकिन मुझे आकर बता देते कि मैं उज़मा बहन के यहाँ गया था, क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ मामलात बताने थे। उज़मा बेगम अपनी बातचीत तौर तरीके से इंतहाई मुनासिब और शरीफ खानदान लगती थी, लिहाजा मुझे उन पर एतराज़ करना माना था। वही तो बुरे वक्त में आड़े आई थी और फिर उनके हौसले की वजह से हमारे घर में खुशहाली आई थी, वरना आज हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो चुके थे। गुर्बत और दौलत बड़ी चीज़ें हैं, इनकी वजह से बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। बहरहाल जो बातें मेरे सास नंदों को नागवार गुजरती थी, मैं उनसे समझौता कर लिया था। हर छुट्टी के दिन उज़मा बेगम आ जाती और मैं बिला तहम्मुल उनके लिए दोपहर का खाना खुसूसी तौर पर तैयार करती थी। वो शाम तक हमारे घर बैठती, शाम की चाय पर भी खासी तवाज़ो का एहतमाम करती। हमारी बिजनेस पार्टनर जो थी, उनके बगैर कारोबार की तरक्की मुमकिन ना थी। उज़मा बेगम जब भी आती अकेली ही आती, अपनी बेटी और बेटे को हमरा ना लाती। उनके बारे में पूछती तो जवाब मिलता कि उन्होंने पढ़ाई करनी होती है, इम्तिहान दे लें तो ज़रूर ले आऊँगी। मैंने उनकी बेटी को सिर्फ एक बार देखा था। उम्र 17 बरस थी और कॉलेज में 2 साल साले दोम की तालबा थी। सीधी सादी और शरीफ लड़की थी, लिबास भी सादगी, चेहरा मेकअप से यारी। उसे पढ़ने के अलावा कोई काम ना था और ना कोई दूसरा शौक था। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, वो मोहल्ले में भी किसी के घर ना आती जाती थी और ना ही बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलती। गोया उज़मा ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की थी। लड़का भी ऐसा ही था, इंजीनियरिंग कर रहा था। मोहल्ले के लड़कों से मिलता जुलता ना था, कॉलेज के बाद घर पर ही रहता था। उज़मा के बच्चों को अहले मोहल्ला अच्छी नज़रों से देखते थे। सब मोहल्ले वाले उस कुंबे की तारीफ करते, वाकई में शरीफ और इज़्ज़तदार ख़ानदान था। उज़मा ने अपने कुंबे को साख्त संभाल कर रखा हुआ था। मेरी एक नंद की शादी हुई। उज़मा शादी में आई, मगर उनकी बेटी किसी फंक्शन में ना आई। उन्होंने बताया कि शमाइला के पेपर्स हो रहे हैं, तभी नहीं आ सकी। इत्तेफाक के बड़ी बहन की शादी के फ़ौरन बाद मेरी छोटी नंद बीमार पड़ गई, उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। सास अस्पताल में बेटी के पास मौजूद थी। ये इतवार का दिन था। उस रोज़ सलीम घर पर थे। मैंने कहा कि फरीहा को, जो कि मेरी नंद थी, उसे देखने जाते हैं, कुछ सूप वगैरह भी ले जाते हैं। सलीम बोले चलो तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, घंटा भर बाद ले आ रहा जाऊँगा, तुम फरीहा के पास रहना।
مجھے بھی یہ مناسب لگا تھوڑا سا وقت اپنی نند کی ہدایت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ سلیم مجھے ہسپتال چھوڑ کر آگے، انہوں نے کہا کہ قریبی ایک دوست کا گھر ہے، انہیں بزنس کے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ کافی وقت بیت گیا، وہ نہ لوٹے۔ خالہ کو پیش ہوئی کہنے کہ بہو شام ہونے والی ہے، سلیم اب تک لوٹ کر نہیں آیا، تم ایسا کرو کہ رکشہ لے کر گھر چلی جاؤ، شام ہونے والی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور اگر سلیم گھر آئے تو اسے یہاں بھیج دینا۔ فریحہ کے بارے میں پوچھا، کچھ بات کرنی ہے، رپورٹس بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ سلیم گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک کیوں نہیں لوٹے، اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتی گھر پہنچی، بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، برآمدے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا کلین خراب نہ ہو، ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سلیم کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، میرے قدم ٹھٹک گئے، میں رک کر باتوں پر غور کرنے لگی، چھپ کر باتیں سنی۔ لیکن بیویوں کی خصلت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں، یہ جاسوسی کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ عظمیٰ بیگم اپنی بیٹی کی شادی سلیم سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا سلیم، شمائلہ تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کی تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہی ہوگی، اس لیے علیحدہ مکان لوگے اور مکان اس کے نام پر ہی خریدو گے۔ وہ اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی، بے شک تمہاری اولاد نہیں، اور تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن تمہاری شادی کو بھی 5-6 برس ہی ہوئے ہیں، خدا چاہے تو اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں میری بیٹی شاملے کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاہدہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی تو اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سلیم کہنے لگے، مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، اب بس ہاں کہہ دیجئے، مجھے اولاد چاہیے، بس اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یا اللہ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے، یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کوئی بھی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، راستے بدل سکتا ہے۔ ظاہر نے مجھے کبھی بھی نہ کہا تھا کہ اولاد چاہیے، اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اظہار کیا ہوتا۔ دراصل ان کو اب ایک نئی نو عمر نویلی دلہن کا درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے عظمیٰ بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا، ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی تھی، سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا، وہ بولی، اولاد دینے والا خالق ہے، تمہارے ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تم میں کوئی نقص نہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم کسی بھی وقت صاحب اولاد بن سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم اور صبر کر لیں گے۔ میں تمہیں آج پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اور پریگننٹ ہونے کے لیے کوئی اچھی سی میڈیسن لے دوں گی۔ میں سلیم کو تم پر سوتن لاب بٹھانے کی اجازت ہرگز نہ دوں گی۔ جب سلیم نے ماں سے دوسری شادی کا ذکر کیا تو خالہ نے اسے منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ سلیم ماں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں کے لیے چپ ہو گئے۔ ابھی اس واقعے کو 2 ہفتے گزرے تھے کہ میں ایک روز بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خالہ فوراً ہی مجھے ہسپتال لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے خالہ کو خوشخبری سنا دی کہ یہ امید سے ہے، مبارک ہو۔ خالہ تو خوشی سے نڈال ہو گئی، گھر آ کر بیٹے کو خوشخبری سنائی، ارے بیٹا، اور بیٹے کو خوب لتاڑا بھی، تم تو دوسری شادی کرنے چلے تھے اولاد کی خاطر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اولاد کی خوشی بھی ہمارے بچوں سے ہی دے رہی ہیں، اب دوسری شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے شوہر سچ میں اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے، اور میری ساس کے اس طرح غصے ہونے پر انہوں نے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ میری ساس نے عظمیٰ بیگم کی بھی خوب خبر لی کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے اور لڑکا نہیں ملا تھا۔ کیا میری ساس کی باتوں سے عظمیٰ بیگم پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا اور اپنی بیٹی کی بھی جھٹ پٹ شادی رشتہ داروں میں کہیں کر دی؟ یوں انہوں نے سلیم میاں سے جان چھڑانے لی۔ میں اور خالہ آج تک ان کے مشکور ہیں، اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی تو آج میرے پاس نہیں بلکہ سلیم صاحب دوسری بیگم کے پہلو میں ہوتے۔ اس واقعے کو 10 برس بیت چکے تھے، میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی خوشی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک دل پھینک انسان کے ساتھ صبر سے نباہ کیا اور اپنے گھر کی خوشیوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عظمیٰ بیگم نے کچھ عرصے بعد سلیم کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا اور سلیم سے اپنا سارا سرمایہ واپس لے لیا تھا۔ جب تک اللہ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے دی تھی کہ ہم عظمیٰ خاتون کا سرمایہ واپس کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ سلیم نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، صرف اپنے کام میں توجہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ساتھ ان کے نصیب کا رزق بھی اتارتا ہے۔ میرا یقین اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت میرے بچوں کے نصیب سے ہوئی ہے، انہیں بھی میرے رب نے رزق عطا کرنا ہے۔